हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किरण एक 28 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर थी। उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उसकी 8 साल की एक बेटी भी थी जिसका नाम श्रेया था। पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी का अकेले ही पालन पोषण कर रही थी। उसने 21 वर्ष की उम्र में पुलिस की नौकरी के लिए एग्जाम को पास किया था और आज वह प्रमोशन के द्वारा इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच चुकी थी। भ्रष्ट पुलिसिया छवि के विपरीत वह एक कर्मठ और जुझारू व बेहद समझदार और सजग अफसर थी। बेहद ही खूबसूरत थी वो। एक दिन की बात है, किरण और उसकी बेटी श्रेया नाश्ता कर रहे थे। तभी उसकी बेटी बोल पड़ी, माँ, आज आप जरूर आना स्कूल से मुझे लेने के लिए। आज दोपहर में मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मम्मा देखो, भूलना नहीं, वादा किया है तो तोड़ना नहीं। अच्छा अच्छा दादी माँ, नहीं भूलूंगी, जरूर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। उसके बाद दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर किरण श्रेया को अपनी स्कूटी पर पीछे बैठा लेती है। उसके बाद वह अपने नौकर सोनू काका से कहती है, ठीक है अंकल जी, शाम को मिलते हैं, घर का ख्याल अच्छे से रखिएगा। जी मैडम। फिर थोड़ी देर में श्रेया को स्कूल छोड़कर किरण अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। पुलिस स्टेशन में वह अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने आवाज लगाई, रामू, एक कप चाय लेकर आओ। जी मैडम, अभी लेकर आया। थोड़ी देर में रामू चाय लेकर आया और किरण को दे दिया। किरण अभी चाय पी ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। थोड़ी देर तक किरण फोन पर सुनती रही और फोन रखने के बाद सब इंस्पेक्टर शिवा से बोली, कोई इतनी बेरहमी से कैसे कत्ल कर सकता है। शिवा, अभी मेरे पास एक फोन आया था, लोकल ट्रेन में किसी लड़की का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया है। ट्रेन में उसका शरीर फेंका हुआ था, हमें तुरंत वहाँ पर शिनाख्त के लिए चलना पड़ेगा। जी मैम, अभी चलते हैं। उसके बाद शिवा जीप निकालता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसके बगल में किरण बैठ जाती है और कांस्टेबल रीना पीछे बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर में वह लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि लोकल ट्रेन में लगभग एक 21 वर्षीय महिला का खून हो गया था। महिला जितनी खूबसूरत थी, उसको उतनी ही बेरहमी से मारा गया था। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसका गला रेतकर हत्या कर दिया गया था। यह सब देखते ही किरण गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, कोई इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है। मैंने आज तक अपने 7 साल के करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा। जरूर ही वह कोई खूनी दरिंदा है। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, उसे पकड़कर भी चैन से बैठूंगी। रीना, जरा इस लड़की की तलाशी लो, कोई मोबाइल या आईडी कार्ड मिले तो मुझे बताना। तभी किरण को उस लड़की का आईडी कार्ड दिखता है और वह उसे उठाती है, जिससे उस लड़की के घर का पता मिलता है। फिर किरण रीना से कहती है, रीना, तुम यहीं पर रहो और एम्बुलेंस को बुला लो और इस लाश को हॉस्पिटल भिजवा दो ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके से चेक हो सके। उसके बाद रीना लाश के पास ही रुक जाती है और किरण और शिवा लड़की के घर चल देते हैं। वहाँ पर उन्हें उसकी बूढ़ी माँ मिलती है। मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। यदि आपकी बेटी की किसी से दुश्मनी, किसी से वो प्यार करती थी तो मुझे बताइए। क्या? नहीं जी, हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत शरीफ थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। प्लीज उसके कातिल को जल्दी ढूंढिए और ऐसी सजा दिलवाइए कि फिर कोई लड़की को ऐसी कत्ल ना हो। उस लड़की के घर पर पूछताछ से पता चला कि उस लड़की की किसी से कोई पंगा या दुश्मनी नहीं थी। पहली नजर में बलात्कार और हत्या के रूप में निकलने का मामला लग रहा था। दोपहर हो चुकी थी। किरण का फोन बजा। हाँ सोनू काका, कहिए। आप श्रेया बेटी को अभी तक घर नहीं लाई, बहुत देर हो गई अब तो। किरण को याद आया कि उसे श्रेया को लेने भी जाना था। काम के कारण वह भूल गई, तो उसने काका से कहा, काका, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, आप जाकर श्रेया बेटी को स्कूल से लेते आइएगा। उसे खोजबीन करते और दिमाग लगाते पूरा दिन हो चुका था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। शाम को थकी हारी वह घर पहुंची तो श्रेया भी आज उससे भिड़ गई। मम्मा, आप बहुत गंदे हो, आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेटा, मैं बिजी थी, आई एम सॉरी। उसके बाद श्रेया ने किरण को माफ कर दिया। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक किरण के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। सब इंस्पेक्टर शिवा हाफते हुए आया और किरण के आगे एक फाइल दी और बोला, मैडम जी, आज फिर से उसी तरह एक 23 वर्षीय लड़की का कत्ल उसी लोकल ट्रेन के डब्बे में हो गया है।
किरण ने अपना सर पकड़ लिया। मैडम जी ये कौन कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिल रही हैं। किलर का कोई सुराग नहीं था। लड़की किरण के थाने के अंतर्गत नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि इस केस का पहले वाले केस से कोई संबंध दिखाई दे रहा था, इसीलिए किरण ने इस केस को अपने हाथों में लेने की डिमांड की। उसे ये केस भी मिल गया। 2 दिन की माथापच्ची से भी कोई नतीजा नहीं निकला था। कातिल शातिर था। इस घटना को भी 3 दिन हुए थे कि उसी पैटर्न पर एक 27 साल की लड़की के कत्ल की खबर आई। पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। टीवी पर रेप और हत्या की बार-बार न्यूज़ें आ रही थी। किरण बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन था जो इस तरह लड़कियों के कत्ल करता फिर रहा है। और सभी केसेस में एक बात कॉमन थी, बलात्कार और फिर मर्डर। किरण का सर चकरा रहा था, वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया। उसने फोन मिलाकर अपने सीनियर ऑफिसर से सारी प्लानिंग बता दी। दूसरी तरफ से सीनियर ऑफिसर सुनने के बाद बोला, तुम पागल हो गई हो किरण, नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सर, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो हर तीसरे दिन कत्ल करता है। बस इतना ही अंदाजा लगा सकती हूँ कि वह सुंदर लड़कियों पर हमला बोलता है, बलात्कार करता है। सर, आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा। फिर दूसरी बोगी में सिविल ड्रेस में हमारे आदमी तो होंगे ही मेरी मदद के लिए। जरूरी है कि वो आज ही हमला करेगा? सर, ये सिर्फ अंदाजा है और आज नहीं तो कल हम कोशिश कर ही सकते हैं। इतने लोगों की जान का सवाल है। किरण तुम समझ नहीं रही हो, वो शातिर है, कहीं तुम्हारा चाल न समझ जाए। इस तरह के शातिर दिमागों में नीवी बेवकूफी होती है। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके किरण, बट टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। किरण आज रात उसी सुनसान लोकल ट्रेन में रात के 11 बजे बैठी थी। उसकी उम्मीद के अनुसार ट्रेन बिल्कुल खाली थी। केवल एक लगभग 30 साल का आदमी बैठा था। शक्ल से वो बहुत सीधा साधा और शरीफ लग रहा था। किरण यही सोच रही थी कि इस आदमी को देखकर तो नहीं लगता कि यही कातिल होगा। आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उस आदमी की तरफ से कोई मूव नहीं किया गया था। अब किरण को यकीन हो गया था कि ये वो आदमी नहीं है। किरण अब रिलैक्स थी। वह आंखें बंद करके सीट से सर टिकाकर बैठ गई। थोड़ी देर में उसे खुद के शरीर पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो वही आदमी अपनी आंखों में हवस लिए उस पर झुका और उसके शरीर से खेलने की कोशिश में था। किरण बुरी तरीके से घबरा गई। उसने उस आदमी को पीछे ढकेल दिया तो उस आदमी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने चाकू निकाल लिया। किरण को उससे घिन आने लगी। उसने किरण पर हमला बोल दिया। किरण ने फुर्ती से उसे एक लात मारी तो आदमी गिर गया। तो किरण ने दौड़कर चाकू उठा लिया। उस आदमी को इस हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। वो घबरा गया। वह फुर्ती से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। किरण ने उसे उठाकर पटक दिया। तभी वहाँ बाकी पुलिस के आदमी भी आ चुके थे। सबने उसे धर दबोचा और उसे पुलिस स्टेशन ले आए। वहाँ वह आदमी मासूम बना सिर झुकाए बैठा था, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। चल बता, तू हर तीसरे दिन लड़कियों का मर्डर और बलात्कार क्यों करता है? कौन सा मर्डर, कौन सा बलात्कार, मुझे कुछ भी नहीं पता मैडम। किरण ने उससे पूछताछ शुरू की तो वो साफ मुकर गया कि उसने कुछ नहीं किया। किरण ने उसे उकसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार किरण ने एक दाव खेला, वही सदियों पुराना दाव। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है जिससे तुम्हारा जेल जाना और फांसी तय हो गई है। अगर तुम अपने किए की वजह बता दो और अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद थोड़ी नरमी बरती जा सकती है तुम्हारे साथ। वह आदमी किरण के झांसे में आ गया और उसने बताना शुरू किया। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो किसी और के साथ उसका चक्कर है। मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन उसको खुश नहीं रह सका। वो आए दिन मुझे ताने देती रहती थी, मेरा अपमान करती थी। कई बार मैंने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाओ, लेकिन वो मेरा बैंक बैलेंस उसे ऐसा नहीं करने देता। मैं मानसिक तौर पे टूट चुका हूँ। जब भी कोई खूबसूरत लड़की देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। जब कोई अकेले मिलता है तो मैं उसका बलात्कार करता हूँ और फिर उन लड़कियों का मर्डर कर देता हूँ। अचानक ही उसके चेहरे पर दरिंदगी छा गई। वह जोर से हंसता हुआ बोला, मार देता हूँ उन्हें, बदला लेता हूँ अपना, आगे भी करूँगा, हर खूबसूरत लड़की को मार डालूंगा। शाम ढल चुकी थी। किरण भारी मन से घर लौट रही थी। एक तरफ केस सुलझने की खुशी थी तो दूसरी ओर उस दरिंदे का खूंखार चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले ताकि आगे आने वाली कहानी आपको सबसे पहले मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।